हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB में पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए टेक्निकल है उतना ही इम्पोर्टेंट आप मान के चलिए आपके लिए नॉन टेक्निकल है, बिकॉज सब टेक्निकल तो पढ़ के जाते हैं बट जिसने नॉन टेक्निकल पे कमांड कर रखी होती है उसके मार्क्स क्या हैं, बढ़ जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से आपके DSSB में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं उसके बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इन हाउ मेनी डेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी आपकी, दैट वाज इन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी और यहाँ पे आपके पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए थे, दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आपकी दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर को 1946 में ही। 11 दिसंबर 1946 को आपके परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए। तो जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके परमानेंट प्रेसिडेंट थे। फिर इसी के साथ आपके वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए, दैट वाज HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी, ये क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। इसी के साथ आपके एक कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर भी चुने गए एंड दैट वाज BN राव। ये कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ। तो जो टोटल टाइम लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर होने के लिए दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 3 साल था, बट अगर हम एग्जैक्ट जाएं 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस दौरान आपके 11 सेशंस हुए और इन 11 सेशंस में आपके जो दिन लगे इसको प्रिपेयर करने के लिए दैट वाज 165 डेज। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बट अगर आपसे पूछा जा रहा है पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, वो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले परमानेंट कौन थे, तो परमानेंट थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ था। क्या हुआ था? एनफोर्स हुआ था। आपके 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक होता है एडॉप्ट, एक होता है इनैक्ट और एक होता है एनफोर्स। क्या होता है? एनफोर्स। तो आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट और इनैक्ट हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। मगर जो एनफोर्समेंट है वो आपका कब हुआ? 26 जनवरी 1950, जब हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब एडॉप्ट और इनैक्ट का मतलब है कि हमने बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन और हमने उसको अपना लिया कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप प्रियम्बल देखते हो तो प्रियम्बल में जो डेट मेंशन्ड है वो कौन सी मेंशन्ड है? 26 नवंबर की, कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और उसको अपना लिया। बट उसको लागू कब से किया? वो लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन गया तो वक्त के साथ कोई ना कोई चेंजेस तो आने ही थे। तो पहला जो चेंज आया दैट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपका आया 1951 में। इसमें जो मेजर एडिशन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट वाज आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 को ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो अब बात आती है 15(4) में बोला क्या गया है। 15(4) में स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात की गई है फॉर SC, ST एंड सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए। किसके लिए? SC, ST और सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए। तो आप देखते हो कि हमारी पार्लियामेंट आए दिन नए नए प्रोविजंस लाती रहती है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं SC और ST के लिए। ये क्यों लाती है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि हमें ये काम करना है। अब ये काम करेगा कौन? पार्लियामेंट करेगा।
तो सिंस इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, इसीलिए पार्लियामेंट क्या लाती है, अलग अलग प्रोविजंस लाती है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया, 1951 में आया, और इसके थ्रू जो मेजर एडिशन हुआ वो क्या था, आर्टिकल 15(4) का एडिशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच रिस्पेक्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसमें से अमेरिका भी क्या है, एक है, इसमें से अमेरिका एक है। और जो आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली क्या है, 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका आता है, अगर इंडिया को एक देश हम बोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। अब उस टेरिटरी में रहने वाले लोग होने चाहिए। तो दूसरा क्या है, सिटीजनशिप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए। अब इन सिटीजन्स को कुछ ना कुछ राइट्स तो मिलेंगे। वो राइट्स आपके किस फॉर्म में हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, और कुछ ड्यूटीज दी गई हैं सिटीजन्स को फंडामेंटल ड्यूटीज के फॉर्म में। अब इन तीनों चीजों को देता कौन है, इन तीनों चीजों को कौन देता है, सरकार देती है। कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक सर्किल हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, कि टेरिटरी जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आता है। कौन से पार्ट में, पार्ट 1 में आता है कि सबसे पहले तो एक लैंड एरिया होना चाहिए। सिटीजनशिप आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आता है, मतलब उस टेरिटरी में रहने वाले कुछ लोग होने चाहिए। फिर उन लोगों के पास कुछ अधिकार होने चाहिए, वो आपका पार्ट 3 में आता है। कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 3 में आता है। अब इन अधिकारों को देगा कौन, सरकार देगी। सरकार हमारी सेंट्रल में भी हो सकती है और स्टेट में भी हो सकती है। तो जो सेंटर में सरकार है वो आती है हमारे पार्ट 5 में, और स्टेट में जो सरकार है वो आती है आपके पार्ट 6 में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका से कैसे सिमिलर है फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिक्सचर है रिजिड का और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल कैसे, क्योंकि हम उसमें आसानी से क्या है, अमेंडमेंट कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। क्या इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो उनकी जवाबदेही किसको बनती है, पार्लियामेंट को जवाबदेही बनती है। मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई सवाल जवाब पूछा तो उनको उसके आंसर्स देने हैं। दैट इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं है। मोदी जी हैं, मोदी जी लोकसभा या राज्यसभा किसी के मेंबर होने चाहिए, चाहे वो निर्मला सीतारमन है, वो भी किसी ना किसी की मेंबर होनी चाहिए। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है। जो हमारे मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प भी थे, तो उनके अंदर जो भी मिनिस्टर्स थे दे वर नॉट द पार्ट ऑफ देयर पार्लियामेंट। वो रैंडमली किसी को भी चूज कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट का सिस्टम बनने को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, फंडामेंटल राइट। द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, एक तो बेटा आप लोगों को कौन सा अमेंडमेंट है और ये कौन से साल में आया है ये भी आपको याद करना है कि 91st अमेंडमेंट कब आया, 2003 में आया। Was made so that Council of Ministers shall not exceed -% of total members of the House of Assembly। देखो 91st अमेंडमेंट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें हुआ क्या था, ये बेसिकली फॉलो करता था कौन से कॉन्सेप्ट को, ये फॉलो करता था मिनिमम गवर्नेंस, फॉलो करता था मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट हमारी मिनिमम होनी चाहिए मगर एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये फिक्स कर दिया गया था कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कहाँ पर, स्टेट्स में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं स्टेट्स में, वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 15% ऑफ लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कहाँ पर, स्टेट्स में। बट अगर हम यूटीज़ की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो परसेंटेज फिक्स है दैट इज इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूटीज़ में, और स्टेट्स में किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है इसमें? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 21 जैसे आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है, आर्टिकल 21 क्या बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने जापान से लिया है। कहाँ से लिया है? जापान कंट्री से लिया है। ठीक है, पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं कवर्ड है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है? नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका कवर्ड है आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसके बारे में है? स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 के अंदर है। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ये जो आपका ये स्टेटमेंट है ये कवर होता है अंडर आर्टिकल 21A। कौन सा? आर्टिकल 21A। अब ये ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है कि आर्टिकल 21 में ही हमने अमेंडमेंट किया है, और अमेंडमेंट मतलब चेंज करके हमने ये स्टेटमेंट इसमें ऐड किया है। कौन सा स्टेटमेंट? राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। अब अगर हमने अमेंडमेंट किया है तो ये अमेंडमेंट कौन से साल में हुआ है? ये अमेंडमेंट हुआ है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपका 2002 का है। कौन सा है? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत हमने आर्टिकल 21A ऐड किया। अब देखिए आपके आर्टिकल में ये स्टेटमेंट लिखा गया है। अब पार्लियामेंट क्या करेगी? इस स्टेटमेंट को सिर्फ लिखने से तो काम नहीं होगा ना, उसको इफेक्ट में भी लाना होगा। तो इफेक्ट में लाने के लिए सरकार एक एक्ट लेके आई दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। कौन सा? राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कब आया? ये आया 2009 में। ये आया तो था 2009 में, बट इफेक्टिव कब से हुआ? ये इफेक्टिव हुआ आपका 2010 से ये इफेक्टिव हुआ। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी जो है ये भी अंडर आर्टिकल 21 आता है आपका, और राइट टू प्राइवेसी भी किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो कौन सा आर्टिकल 21 के अंदर नहीं है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये आर्टिकल 19 के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। आर्टिकल 18 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके बारे में है? तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं कि प्रेजेंट में हमारे पास जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 टाइप्स के हैं। कितने तरीके के हैं? 6 तरीके के। सबसे पहला जो आता है आपका राइट टू इक्वालिटी आता है। कौन सा? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, फिर आता है आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या आता है? राइट टू स्पीच। राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका 19 से लेके कितना है? 22। 19 से 22 तक है आपका। ठीक है, फिर तीसरा है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आपका कौन सा आर्टिकल कवर करता है? 23 और 24। फिर आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन की फ्रीडम आती है, दैट इज कवर्ड 25 से लेके 28। फिर आपका आता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। कौन से? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है। और फाइनली आपका जो 6th है दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका मतलब ये है आर्टिकल 32 में, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पांचों आर्टिकल्स का अगर हनन हो रहा है, अगर नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसकी सहायता लोगे? आप आर्टिकल 32 की सहायता लेके सुप्रीम कोर्ट जाओगे और वहां पे अपील करोगे। तो आर्टिकल बेसिकली 18 जो है इट इज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। किससे रिलेटेड है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अब टाइटल का मतलब क्या होता है? उपाधि देना। जैसे पहले के टाइम में जब ब्रिटिशर्स थे तो वहां पे सर की उपाधि दी जाती थी, सर की उपाधि, वो ये आज के टाइम में नहीं दी जाती है। याद रखिएगा बच्चों, जो भारत रत्न हैं या जितने भी अवार्ड्स हैं ये किसी के अच्छे काम का अप्रिसिएशन है, ये टाइटल्स नहीं है बट अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका 79। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के बारे में है। किसके बारे में है? पार्लियामेंट के बारे में। अब इंडियन पार्लियामेंट है क्या आखिर? बेसिकली पार्लियामेंट के 3 भाग हैं। एक आपको पता है अपर हाउस है, क्या है? राज्यसभा। लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। और तीसरा पार्ट है प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट आपका आर्टिकल 79 में है। राज्यसभा आप इसको एक सीक्वेंस में याद कर सकते हो। राज्यसभा नेक्स्ट आर्टिकल है 80, लोकसभा 81 है आपका, ठीक है। ये हो गया किसका? सेंटर में क्या होती है? पार्लियामेंट होती है। वहीं अगर हम स्टेट के बारे में बात करें, स्टेट में क्या होते हैं? लेजिस्लेचर होता है। स्टेट में क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है। तो स्टेट में आपको आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट अगर आपका 79 है, ठीक है, इसमें आप 89 अगर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 168। तो 168 आपका लेजिस्लेचर के बारे में बताता है। और ये लेजिस्लेचर कहाँ एग्जिस्ट करता है? स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इस लेजिस्लेचर में भी 2 भाग बोल सकते हैं। एक होता है यहाँ पर भी अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। तो जो अपर हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं? विधान परिषद। क्या बोलते हैं? विधान परिषद। और जो लोअर हाउस होता है वो क्या होता है? विधानसभा। विधानसभा के लिए ही हर 5 साल में क्या होता है? इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये अपर हाउस था, यहाँ पे क्या है? विधान परिषद अपर हाउस है। तो अगर इसका आर्टिकल 80 है, इसमें क्या ऐड कर दो? 89 ऐड कर दो, तो कितना बनेगा? 169। तो आर्टिकल 169 इज रिलेटेड टू विधान परिषद। सिमिलरली लोकसभा के लिए आप कर सकते हो, 81 है, इसमें 89 आप ऐड करोगे तो आर्टिकल 170 किसके लिए है? विधानसभा के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The fundamental right to life and personal liberty comes under which article? एक फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि 6 तरीके के राइट्स हैं हमारे पास। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तो जो 19 से 22 तक आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, इसी में ही बीच में आता है आपका आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, कि जीने का अधिकार है और कहीं भी इंडिया में क्या है? घूमने का भी अधिकार है। याद रखिएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपके कभी भी हट नहीं सकते हैं, छिन नहीं सकते। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर है इंडिया में, तब भी आर्टिकल 20 और 21 जो हैं वो हटाए नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आपका पहले पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का है, तो उस टाइम पे ये रेलिवेंट था। अब 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। 100 के बाद 101 अमेंडमेंट आया, 102 आया, 103 आया और 104 आया हुआ है, ठीक है। जो 100th अमेंडमेंट था दैट वाज रिलेटेड टू लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट विद बांग्लादेश। कि आपको पता है कि इंडिया जो है हमारा ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है ना। यहाँ पे क्या आता है आपका? बांग्लादेश आता है। तो एक अग्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, तो एक अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि यहाँ के कुछ ऐसे गांव थे जो बेसिकली बांग्लादेश के पार्ट में जाना चाहते थे और बांग्लादेश के कुछ गांव थे जो इंडिया में आना चाहते थे। तो इंडिया और बांग्लादेश ने म्यूचुअल कंसेशन से लैंड स्वैपिंग अग्रीमेंट किया था। कौन सा? लैंड स्वैपिंग अग्रीमेंट, जिसमें इंडिया के ज़्यादा गांव बांग्लादेश चले गए थे और बांग्लादेश के कम गांव कहाँ गए थे? इंडिया में आ गए थे, ठीक है। अब कुछ हम और अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं कि अमेंडमेंट 101 कौन सा होता है, 102 कौन सा है, 103 कौन सा है और 104 कौन सा है। 101 बेसिकली आपका रिलेटेड है किससे? जीएसटी से, ठीक है। 102 आपका रिलेटेड है जो हमने बैकवर्ड क्लासेस को एक औहदा दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है। वो कैसे दिया है? 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे और इसके थ्रू हमने बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या किया था? सेटअप किया था। फिर आते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ये 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और जो आप देखते हो कि EWS कोटे के तहत
10% रिजर्वेशन मिलता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ये आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये आपका 2020 का है, एंड दैट इज रिलेटेड टू जो रिजर्वेशन दिया जाता है कहाँ पर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसको दिया जाता है, एससी और एसटी को, कहाँ पर, लोकसभा में। लोकसभा में कुछ सीट्स जो हैं वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व रहती हैं, तो इसके लिए हम अमेंडमेंट लाए थे, कौन सा, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड। बेसिकली आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है नागालैंड के लिए कौन सा आर्टिकल है, 371A। तो 371 से आपको कुछ अगर याद आ रहा होगा तो 370 कौन सा आर्टिकल, 370 जो है वो हटा दिया गया है। इसमें क्या था, 370 में स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर को, जो अब हट गए। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का क्या हो गया है, बाइफर्केशन हो गया है। एक यूटी बन गया है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यूटी क्या बन गया है, लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। और लद्दाख के आप लोग गूगल करिएगा और बताइएगा मुझे कि लद्दाख के कौन है। जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, तो इससे एक क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है। सो यहाँ के रिसेंट डेवलपमेंट्स आप लोग देखते रहिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू नागालैंड को ये आर्टिकल दिया गया था। द आंसर इज 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।